नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 10 सालों की मेहनत को एक ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंचाया। एक ऐसी कहानी जहां न सिर्फ सुपर हीरोज थे बल्कि भावनाएं, बलिदान और आखिरी उम्मीद भी। जी हां, हम बात कर रहे हैं एवेंजर्स एंड गेम की। एमसीयू का सबसे बड़ा, सबसे इमोशनल और सबसे सेटिस्फाइंग सिनेमैटिक अनुभव। एवेंजर्स एंड गेम की शुरुआत होती है उस दिल तोड़ देने वाले दृश्य से जहां क्लिंट बार्टन यानी हॉक अपनी फैमिली को स्नैप में खो देता है। इससे साफ पता चलता है कि ये फिल्म सिर्फ स्पेक्टेकल नहीं बल्कि हर्ट और सोल वाली कहानी है। थैनोस के स्नैप के बाद दुनिया बदल चुकी है। आधी आबादी गायब है और बचे हुए एवेंजर्स अपराध बोध में जी रहे हैं। टोनी स्टार्क और नेबुला अब भी स्पेस में फंसे हैं, लेकिन कैप्टन मार्वल उन्हें अर्थ पर वापस लाती है। टीम थैनोस को ढूंढते हैं और शॉकिंग तरीके से उसे खत्म भी कर देते हैं, लेकिन इन्फिनिटी स्टोन्स पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। 5 साल बाद की दुनिया। टोनी स्टार्क अब एक बेटी का पिता बन चुका है। मॉर्गन स्टार्क, स्टीव रोजर्स थेरेपी सेशन ले रहे हैं। थोर डिप्रेशन और गिल्ट में डूब चुका है और हल्क ने खुद को ब्रूस और हल्क के बीच बैलेंस कर लिया है। अब वो स्मार्ट हल्क बन चुका है। इस बीच एक उम्मीद की किरण तब दिखती है जब स्कॉट लैंग यानी एंटमैन क्वांटम रियल्म से बाहर निकलता है। उसके लिए 5 साल सिर्फ 5 घंटे थे और इसी से जन्म लेती है टाइम हाइस्ट की योजना। अवेंजर्स डिसाइड करते हैं कि वे समय में पीछे जाकर इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करेंगे और फिर सभी को वापस लाएंगे। यहाँ से फिल्म 3 पैरेलल मिशंस में बट जाती है। न्यूयॉर्क 2012, एस्गार्ड 2013 और वॉर्मिर मोरैक 2014। इन सीक्वेंस में मार्वल ने नॉस्टैल्जिया और कॉन्टिन्यूटी का जादू रच दिया। टोनी और स्टीव पुराने न्यूयॉर्क में जाते हैं, जहां टोनी को अपनी पिता से मिलने का मौका मिलता है। एक दिल छू लेने वाला पल। थोर अपनी माँ से मिलता है और फिर से खुद को विश्वास पर पाता है। लेकिन सबसे बड़ा सैक्रिफाइस आता है वॉरमेर में, जहां नताशा यानी ब्लैक विडो खुद को कुर्बान करती है ताकि होप सोल स्टोन ला सके। सभी स्टोन्स इकट्ठा करने के बाद हल्क इन्फिनिटी गैंटलेट पहनता है और स्नैप करता है, जिससे सभी गायब हुए लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन इस बीच 2014 का थैनोस वर्तमान में आ जाता है और एवेंजर्स एचक्यू पर हमला कर देते हैं। इसके बाद आता है फिल्म का सबसे ग्रैंड मोमेंट, जब स्टीव रोजर्स टूटे हुए ढाल के साथ अकेले खड़ा होता है और फिर सुनाई देता है ऑन योर लेफ्ट। पोर्टल्स खुलते ही सारे वैनिस्ड हीरोज लौटते हैं। वकांडा, एसगार्ड, सोर्सर्स, गार्जियंस, हर कोई युद्ध में शामिल होता है। ये एमसीयू का सबसे बड़ा मूवमेंट होता है। बैटल के बीच टोनी स्टार्क खुद गैनवर्ल्ड पहनता है और थैनोस की पूरी आर्मी को मिटा देता है, लेकिन उसकी कीमत होती है टोनी की जान। आई एम आयरन मैन कहकर वह एमसीयू को अलविदा कहता है। इस एक लाइन में 11 साल की कहानी समा जाती है। फिल्म का अंतिम हिस्सा बेहद भावुक है। टोनी का फ्यूनरल होता है जहां सभी हीरोज मौजूद होते हैं। एक अनफाइल्ड ट्रिब्यूट उस इंसान को जिसने एवेंजर्स को जोड़ा। स्टीव रोजर्स फिर से सभी स्टोन्स को उनके समय में वापस लेकर जाता है, लेकिन वापस नहीं लौटता, क्योंकि वो अपने जीवन पैगी कार्टर के साथ जीने का निर्णय लेता है और अब वो अपनी जगह फैल्कन को कैप्टन अमेरिका की लेगेसी सौंपता है। एवेंजर्स एंड गेम सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म नहीं, ये क्लोजर है, ट्रिब्यूट है और एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। इसमें सेक्रीफाइस है, नॉस्टैल्जिया है और वो सेटिस्फेक्शन है जो शायद ही किसी फ्रेंचाइजी ने अपने फैंस को दी हो। इस फिल्म ने हमें सिखाया है कि हीरो होना के लिए केप पहनना जरूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ खड़े रहना ही इनफ होता है। टोनी स्टार्क की जर्नी एक सेल्फिश जीनियस से सेल्फलेस सेवियर तक की थी। स्टीव रोजर्स की जर्नी थी अपने कर्तव्य से खुद के जीवन की ओर, और नताशा ने दिखाया कि हीरो वही होता है जो खुद को सबसे आखिर में रखे। तो दोस्तों, यही थी एवेंजर्स एंड गेम की पूरी कहानी और उसका दिल छूने वाला सिनेमैटिक विश्लेषण।
आप सबसे पसंदीदा पल का कौन सा था? टोनी का सेक्रीफाइस या केप का पीसफुल रिटायरमेंट? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और एमसीयू की अगली स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।